जय हिंद दोस्तों, मैं उत्कर्ष मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोगों का द ज्ञान पॉइंट के एक ऐसे वीडियो में जो आपके पेपर में जरूर आपको नंबर दिलवाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं हमारे लॉ, मतलब नियम कि कौन नियम किससे संबंधित है या ये नियम क्या परिभाषा देता है, कौन से नहीं देता, किस प्रकार की देता है। इस प्रकार के जितने भी कंफ्यूजन होते हैं आप लोगों के हम कंप्लीट कर देंगे और आप लोगों का डैम श्योर इस वीडियो से एक नंबर फंसने वाला है आप लोगों के पेपर में। तो पूरा वीडियो देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट नियम होते हैं पूरे आपके इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं अपने नियम। जैसा कि आप लोग जानते हैं बायल का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बट बच्चे इसके पेपर में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सब पूरा एक एक वीडियो, एक एक क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है उसकी ट्रिक पूरी है इस वीडियो में। आप लोग पूरी तल्लीनता से देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का इस रूल को बाहर अगर आएगा तो आप लोग कर देंगे, हमारी गारंटी है। कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए, बायल का नियम हो गया, चार्ल्स का नियम, न्यूटन का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल का नियम, बर्नौली की प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपके नेवी एग्जाम के लिए, केपलर के नियम आपके एयरफोर्स पिछली बार एग्जाम में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है केपलर का नियम। इससे न्यूमेरिकल बहुत बने थे। ऊष्मागतिकी के नियम, थर्मोडायनेमिक्स के नियम आप लोगों ने पढ़े होंगे, बट कंफ्यूज होंगे कितने होते हैं, क्या होता है, उनके अंतर्गत क्या होता है, पहले नियम में, शून्य नियम में या द्वितीय नियम में क्या आता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ज्यूरिन का नियम केशिकाओं से संबंधित होता है, नहीं पता है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। स्टीफन का नियम या स्टीफन भी कह सकते हैं इन लोगों को, मतलब इनको किरचॉफ का नियम, वीन का विस्थापन नियम, इतने हमारे पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम होते हैं। और अगर और भी हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम लगेंगे तो आपके हम बना देंगे। बार बार कह रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला हमारा नियम लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, बायल का नियम। तो बायल को नियम की याद करने की ट्रिक क्या होती है? सबसे पहले हम बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं बायल का नियम होता क्या है कि आदर्श गैस के दाब और आयतन में जो संबंध बताता है उसे बायल का नियम कहते हैं। इसलिए इस नियम के अनुसार जो ताप होता है वो गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने के लिए हम लोग कह सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू V या P1 V1 बराबर P2 V2। ये हम सबको पता होता है, बट पेपर में हम इसमें कंफ्यूज होते हैं कि किस नियम में क्या स्थिर रहता है। अब आप लोग देख रहे होंगे इसमें ताप स्थिर रहता है, बट पेपर में अगर हमारे क्वेश्चन आ जाता तो वहां पे डैम श्योर आप लोग गलती कर देते कि किस नियम में ताप स्थिर होता है और किस नियम में आयतन स्थिर होता है। तो आप लोग देखिए, वीडियो भी ट्रिक देखेंगे जब नीचे, तो आप लोगों को कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। चार्ल्स के नियम की अगर हम बात कर लें तो यह नियम ताप और आयतन में संबंध को बताता है। इस नियम के अनुसार जो आदर्श गैस होती है उसका ताप जो होता है आयतन के समानुपाती होता है। तो आप लोगों को बायल के नियम से पता चला, जो बायल का नियम होता है उसमें आपका ताप यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और जो चार्ल्स का नियम होता है उसमें आपका वॉल्यूम यानी कि आयतन कांस्टेंट होता है। अच्छा, अब इसको याद करने की एक ट्रिक देख लेते हैं हम लोग। बस खाली एक लाइन हमारी याद करेंगे कि बात करो चादर ओढ़। क्या हमने कहा? बस एक लाइन हमारी याद करेंगे आप लोग कि बात करो चादर ओढ़। अब देखेंगे कि बा को रिलेट कर देंगे बायल से और ता को रिलेट कर देंगे ताप से, तो याद हो जाएगा आप लोगों को। बस एक लाइन केवल याद करिएगा कि बात करो चादर ओढ़कर, बा से हो जाएगा आप लोगों का बायल और ता से आप लोगों का हो जाएगा ताप। ठीक है। अच्छा, चादर की बात करें अगर हम लोग तो चा से हम लोगों का हो जाएगा चार्ल्स, दा हम लोगों का हो जाएगा दाब। तो आप लोग यहां से कभी कंफ्यूज नहीं होंगे पेपर में। और पेपर में अगर आ जाएगा कि बायल का नियम बायल के नियम में क्या कांस्टेंट होता है, क्या स्थिरांक होता है, क्या स्थिर होता है, तो आप लोग वहां से बता पाएंगे कि बात करो चादर ओढ़कर। इस लाइन को अपने जो कॉपी होती है, नोट्स होते हैं, सबसे ऊपर वाले हाशिए में लिखिएगा जाके, तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके एयरफोर्स एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, हमको प्रैक्टिस सेट में बार बार क्वेश्चन दिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेंगे। और इसमें न्यूमेरिकल है, बस इसको याद करना है हम लोगों को। हमने आपसे क्या कहा? इसको याद करिए। जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं भले ही न्यूमेरिकल हों, वो हमारे एकदम कंठस्थ होने चाहिए, एकदम याद होने चाहिए, तभी हमारा पेपर निकलेगा। तो क्या क्वेश्चन है हमारा कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएंगे तो जो ध्वनि की चाल होती है, स्पीड ऑफ साउंड होती है,
वो 0.61 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोगों को कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर ताप हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो 0.61 गुना बढ़ जाएगी। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन हम लिख देंगे बीच बीच में, जितने इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन भी आप लोगों को बताते चलेंगे। अच्छा, अब वो आपके दोनों नियम क्लियर हो गए। उसके बाद हमारा आता है न्यूटन के नियम। सबको पता होगा न्यूटन साहब ने आपके 3 नियम दिए थे, पहला नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। तीनों नियम को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, सुनिएगा। पहला नियम हमारा क्या कहता है, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं हमने। पहला नियम जो होता है बल की परिभाषा देता है। क्या हमने कहा, पहला नियम हमारा बल की परिभाषा देता है। आप लोग प्रैक्टिस उठा के देखिए। जो बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने पेपर दिया है, उनको पता होगा कि हमारा क्वेश्चन आता है कि बल की परिभाषा किस नियम से मिलती है। तो हम लोग पेपर में बहुत कंफ्यूज होते हैं और पेपर में अपने आंसर को एलिमिनेट ना करके गलत कर देते हैं। तो याद कर लीजिएगा कि पहले नियम से ही बल की परिभाषा मिलती है और इसे आर्किमिडीज का नियम भी कहते हैं, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसे आर्किमिडीज लॉ भी कहते हैं, इसे मतलब इनर्शियल लॉ भी कहते हैं। और द्वितीय नियम से आपकी बल की परिभाषा नहीं मिलती है, वो बल की गणना को बताता है। पढ़ेंगे हम लोग नीचे। द्वितीय नियम से आपके बल की परिभाषा ना मिलकर वो बल की गणना को देता है। जो पहला नियम होता है, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। परिभाषा के लिए याद कर सकते हैं हम लोग कि बल वह बाहरी कारक है जो वस्तु की स्थिति और आकार में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ये परिभाषा तो नहीं आएगी, बट आप लोगों की होशियारी के लिए हमने बता दिया है। अच्छा, अगर बल को ही बताता है तो बल की हमने यहाँ पे कुछ मात्रक लिख दी है, आप लोग याद कर लीजिएगा। बल की अगर सीजीएस मात्रक की हम लोग बात कर लें तो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और या इसको केजीएफ भी कह सकते हैं हम लोग। तो केजीएफ अगर आप लोगों का आ जाएगा मात्रक तो कंफ्यूज मत होइएगा। केजीएफ मात्रक आप लोगों का फोर्स का ही होता है। और कौन सा मात्रक होता है, तो एसआई मात्रक होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, सीजीएस मात्रक की अगर हम लोग बात कर लें तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डाइन भी इसको कहते हैं। जिस प्रकार एसआई मात्रक में केजीएफ चलता है, उसी प्रकार सीजीएस मात्रक में हम लोगों का डाइन चलता है। क्लियर हो गया पहला नियम। अच्छा, अगर डायमेंशन की बात करते हैं हम लोग इसमें, तो डायमेंशन होती है बल की MLT-2। अगर आप लोगों को डायमेंशन में दिक्कत है या कितनी पे डायमेंशन हम लोग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सब पूरी डायमेंशन की एक ट्रिक बना दिया है हमने। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चौथी लिंक में अगर आप लोग क्लिक करेंगे, मतलब फिजिक्स के इंपॉर्टेंट वीडियो में, तो आप लोग हमारे वीडियो में पहुंच जाएंगे और पूरा वीडियो देखेंगे डायमेंशन वाला। कोई भी डायमेंशन आपके पेपर में बाहर नहीं आएगी। जिस प्रकार हमने ऊपर क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, उसको याद करा, तो उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी याद कर लेंगे हम लोग। जो नेवी में आ चुका है क्वेश्चन AA में, मतलब जब एग्जाम हमारा कॉम्बो होने लगा था SR और AA का, तब क्वेश्चन ये आया था। बट जब क्वेश्चन आया था उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे। तो इसको याद कर लीजिएगा कि जो रेफ्रिजरेटर होता है वो क्वारा, QUORA, क्वारा के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद कर लीजिएगा, एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चन हम बता दें उनको याद ही कर लीजिएगा। तो रेफ्रिजरेटर जो होता है वो क्वारा के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, हमारा आता है द्वितीय नियम, न्यूटन का दूसरा नियम आता है, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। जो संवेग को परिभाषित करता है, क्या हमने कहा, वो पहला नियम जो था हमारा वो बल को परिभाषित करता था, बट जो हमारा द्वितीय नियम होता है वो संवेग को यानी कि मोमेंटम को बतलाता है, और इससे बल की गणना होती। हमने कहा था इसमें बल की फोर्स की कैलकुलेशन होती है, जबकि उसमें बल की परिभाषा दी जाती है। वो बल की परिभाषा को बताता है नियम, और ये बल की गणना को बताता है नियम। इसको कह दें तो F बराबर ma होता है। अगर परिभाषा की एक शब्द में बात कर ले तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। क्या हमने कहा कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दर जो होती है उस पर लगाए गए संवेग के समानुपाती होती है। अगर समझने के लिए हम लोग मतलब कहें तो ध्यान से समझिएगा। F प्रोपोर्शनल टू होता है dP इंटू dt, मतलब dP अपॉन dt। अगर यहाँ पे हमारा प्रोपोर्शनल हटता है तो बराबर और एक नियतांक आता है, तो नियतांक को हम लोग K कह सकते हैं। अच्छा, P बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन से, P बराबर होता है mb। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे आयतन, तो mb करेंगे। अच्छा, k को m के साथ ले लेंगे, dv अपॉन dt कर देंगे। अब dv अपॉन dt से पता चलता है कि हमारा
त्वरण लिखा हुआ है। क्या हमने कहा कि वेग परिवर्तन को कहते हैं dv/dt, कि दर को त्वरण ए कहा जाता है। तो यहाँ से आप लोग जान सकते हैं F बराबर होता है kma। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी याद कर सकते हैं आप लोग कि यदि 1 न्यूटन बल जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तन उत्पन्न करता है तो k बराबर 1 होगा, तब आपकी बल की ये परिभाषा मिलती है, मतलब बल का ये सूत्र मिलता है, जिसके माध्यम से आप लोग अच्छे अच्छे सवाल को लगा लेते हैं। क्लियर हो गया? नहीं हुआ है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके फिर से देखिए एक बार। आता है हमारा न्यूटन का तृतीय नियम। अब न्यूटन साहब तृतीय नियम में क्या कहते हैं तो अच्छे से आप लोग सुनेंगे। अच्छा, न्यूटन का तृतीय नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होता है। ये जो हमारा नियम होता है ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स होता है, और ये हम लोग याद रखने की मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब बात है कि जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है, कभी एक वस्तु पर क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों कार्य नहीं करेंगी। आप लोगों ने जो रिएक्शन दी उसके विपरीत दूसरी वस्तु हमको रिएक्शन देगी। मान लीजिए आपने किसी के तक कंटाप मार दिया तो वह व्यक्ति भी आपके कंटाप मारेगा, मतलब आप एक वस्तु हो गए और सामने वाला एक वस्तु हो गया। आपने एक्शन करा उसके गाल पर तो उसने रिएक्शन करा आपके गाल पर। ये हमारा इस नियम से समझ सकते हैं हम लोग। अच्छा, प्रतिक्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, इसे समझ सकते हैं। अच्छा, जिस दिशा में हम बढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है हमने, ध्यान से समझिएगा कि जिस दिशा में हम बढ़ेंगे उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मान लीजिए आप चल रहे हैं, अपने पैरों के द्वारा गमन कर रहे हैं, तो आप जमीन में फोर्स लगा रहे हैं, जो जमीन भी आप पर उतना ही फोर्स लगा रही है। क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि साइकिल के पहिए में मडगार्ड क्यों लगाया जाता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साइकिल के पहिए में लगा हुआ मडगार्ड जो होता है और न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। क्लियर है? या तैरना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पंछियों का उड़ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यूटन के तृतीय नियम पर ये सब नियम कार्य करते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम भी हमारा कौन सा होता है, कह सकते हैं तृतीय नियम होता है। अच्छा, आप लोगों से अगर कोई कहे दे संवेग संरक्षण का नियम तो उसको तृतीय नियम मत कहिएगा, केवल और केवल रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को ही कहिएगा न्यूटन का तृतीय नियम। हम फिर से समझा रहे हैं, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए न्यूटन का तृतीय नियम पालन करता है, ऑप्शन लिखे रहे रेखीय संवेग संरक्षण का या संवेग संरक्षण का, तो अधिक संभावना आप लोग देंगे संवेग संरक्षण के नियम को नहीं देंगे, रेखीय संवेग संरक्षण को देंगे, लीनियर मूवमेंट कंजर्वेशन लॉ को देंगे। तो ये आप लोग लाइन को, बहुत छोटी लाइन जरूर है पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के पेपर के लिए, हम बार बार बता रहे हैं। अच्छा, अभी हमने एग्जाम्पल में कहा था चलना मान ले, तैरना मान ले, उड़ना मान ले, बंदूक से गोली का छूटना, बम का फटना, रॉकेट नोदन इत्यादि घटनाएं जो होती हैं सब न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करती हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है, ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को जहाँ तक शेयर कर सकते हैं अपने सहपाठियों से, मित्रों से, वहाँ तक हमारी मदद करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फिजिक्स और इंग्लिश के आप लोगों को इस चैनल में मिलेंगे, और जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम अपना ये क्रम बंद नहीं रखेंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो आप लोगों जिस पेपर में कंफ्यूज होते हैं जिस टॉपिक्स में, ऐसे टॉपिक्स को कमेंट कीजिए, आसान से आसान टिक लाने का प्रयास करेंगे। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।